इंसाफ नहीं मिला तो तीनों प्राणी हम सुसाइड कर लेंगे। अरे सरकार को दे देंगे। अरे नहीं आप ऐसा बात क्यों बोल रहे नहीं, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला हो? अरे रोइए मत, हम सब आपके साथ हैं। अरे हम भाई हैं भाई। अरे नहीं आप ऐसा आप कह समझे, आप ऐसा कह समझे। रोइए नहीं। क्योंकि अपना काम भाई कहा ना आपने मुझे, तो मैं भाई हूँ, मैं भाई हूँ। सावन का महीना आने वाला है, रक्षाबंधन के दिन मैं पुनः आऊंगा और राखी बंधवाऊंगा आपके हाथ से। और आप जैसी बच्चियां ही आसमान में उड़ती हैं। एयर होस्टेस की तैयारी कर रही है बच्ची। थाना प्रभारी महोदय, आपके घर में भी बेटी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी बेटी, आपकी बहन अगर इस तरह से कल्पेगी, क्या आपकी माँ अगर इस तरह से कल्पेगी, क्या आपके पिताजी इस तरीके से कल्पेंगे? देखिए संतोष जी, आप एक विशेष मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से हमने अभी एफआईआर की कॉपी देखी, क्या प्रथम दृष्टि देखने से क्या प्रतीत हो रहा है, क्या मामला है? इसे हमें जैसे कि जानकारी मिली और बहुत सारे मीडिया बंधु कवर भी किए हैं इस न्यूज़ को। ये बहन है और इनके पिताजी हैं, इनकी माँ है। इनके घर में कोई इनका भाई नहीं है, इनके अलावा कोई मेल सदस्य नहीं है। यही है सच्चाई ना? इनको करीब करीब 3 साल से परेशान किया जा रहा है। कुछ यहाँ इनके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। और ये लगातार कानून के दरवाजे तक पहुँच करके अपनी जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयत्न कर रही हैं, कानून से मदद मांग रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मदद कोई विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। और तब जा कर के मुझे सूचना मिली, तो मैं चूँकि हमें अच्छा लगता है समाज में अगर कोई परेशान है, कोई पीड़ित हैं, तब उनकी मदद करना, उनके दरवाजे तक पहुंच करके मदद करना, ये मेरी आदत से बन चुकी है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। हमने देखा मामला आ रहा है कि पड़ोस से ही लड़ाई है और पिछले 3 साल से इस कहानी की शुरुआत हुई है। कहानी में हमें पता चल रहा है कि जमीन और जायदाद इसमें ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर इन सब चीज़ों को लेकर शुरुआती वजह क्या रही है, जिसके बाद शायद 3 साल तक ये लगातार लड़ाई चल रही है? देखिए, शुरुआती वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की प्रशासन शिथिल है। शुरुआती वजह इसी को माना जा सकता है, क्योंकि अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होती, ये बच्ची शायद आप पुणे में पढ़ती हैं ना, इनकी पढ़ाई पुणे में होती है। ये जो हैं ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं। ये अभी जब इनकी स्थिति आप देखिएगा तो ये फाइट नहीं कर सकते, जो समस्या अभी है उससे। एक बुजुर्ग महिला हैं और ये आप किस में हैं? एनएमसीएच में ये स्टाफ नर्स ये है। तो अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि इसे देख रहे हैं हम लोग, डॉक्टर्स डे जैसे मना रहे थे, और यहाँ पे देखिए कि जो हम लोगों की चिकित्सा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो हम लोगों की चिकित्सा के लिए अपना घर बार छोड़ करके हॉस्पिटल में रहते हैं, चाहे वो कोरोना का दौर हो, चाहे वो किसी भी भयंकर महामारी का दौर हो, और उनके साथ क्या यहाँ पे हो रहा है। अब जो बातें हैं कि हमारी जैसे पर्सनल, जैसे मेरा व्यू है कि जैसा कि आपने देखा कि शेरघाटी के बगल में जो बागपुर गांव है, वहाँ नीलम यादव 15 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई, बलात्कार करने के बाद तेजाब छींट करके। उसके पहले मैं एक जैसे मुद्दे में मैं गया था, चंदौली की रहने वाली निशा यादव की हत्या हुई पुलिस बेल्ट से पीट करके। तो पता नहीं क्यों, जैसे देश में क्या चल रहा है, अभी महिलाओं पे इतना क्रूर नज़र से देखा जाना, हमें लगता है कि जैसे महिलाएं सिर्फ उपभोग का शिकार बन चुकी है आज के डेट में। तो मैं तो दादा श्री कृष्ण को मैं मानता हूँ, और जैसे दादा श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा किए थे समाज में जा करके दुर्योधन और उनके लोगों से, तो ये बहन है, इधर चाची हैं, इधर अंकल हैं। तो जहाँ तक होगा मैं तो फाइट करूँगा इनके तरफ से। संतोष जी, एक आप देख रहे होंगे कि इनका सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी बिहार झारखंड पे चला। उसके बावजूद उन लड़कों की जो लड़का यहाँ आता है, के साथ मारपीट करता है, ना ही उनकी गिरफ्तारी होती है और ना ही उस पर अभी तक कोई कार्रवाई किया जाता है।
तो मतलब इतना ढिलाई क्यों, बिहार की प्रशासन क्यों इतना ढिलाई कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है उन लोगों को। किस पार्टी से, किस पार्टी से जो भी लगता है सत्ता आपको? होंगे, सत्ता की तरफ से होगा ना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है। क्योंकि अगर विपक्ष का संरक्षण होगा तब तो सत्ता पक्ष तब तो उस पर अटैक कर ही देती। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है, और जिसके वजह से उन जैसे जो वे जो लड़के हैं उन आरोपियों को बचाया जा रहा है। अभी जैसा कि मैंने बात किया आलमगंज थाना प्रभारी महोदय से, उनका कहना है कि ये मेरा प्राइवेट नंबर है, ये मेरे प्राइवेट नंबर आपको कौन दे दिया। तो मैं थाना प्रभारी महोदय से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने नंबर इस बच्ची से लिया, फिर आपको प्राइवेट नंबर पे कॉल करने में इतनी गुरेज महसूस हुई, इतनी तकलीफ हुई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो प्राइवेट नंबर इस बच्ची को आपने क्यों दिया? क्या समझ करके आपने इस बच्ची को प्राइवेट नंबर दिया था? मैं पूछना चाहता हूं आलमगंज थाना प्रभारी महोदय से, और यहाँ के एसपी महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई बच्ची जिसका भाई नहीं है, जिसके घर में कोई मर्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या उस बच्ची को जीने का अधिकार नहीं है समाज में? मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी गृह मंत्रालय यही कार्य कर रही है? यही कार्य कर रही है? ये विकलांग है, दिव्यांग है, ये बच्ची जो पढ़ने वाली बच्ची है, जो पुणे में पढ़ाई करती है, समाज की एक बहुत बड़ी अंग बनने जा रही है। ये बुजुर्ग महिला जो अपना सारा जीवन देश के नागरिकों के लिए, देश के मरीजों के लिए भलाई में लगा दिया, क्या इसी दिन और इसी दशा को देखने के लिए लगाया था इन्होंने? कितना खून पसीना, कितना तपस्या करके ये जमीन लिए होंगे आप हैं? और उसके बाद इन मंचलों के द्वारा इस तरीके से अनहोनी घटना होना। आज मैं समय से इसीलिए पहुंचा क्योंकि मैं नीलम यादव का मैं मैटर देखा हूं नजदीक से। मैं चंदौली की निशा यादव का मैटर मैंने नजदीक से देखा है। वहां भी अगर इन लोगों के जीता जिंदगी रहते भर में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता और आवाज उठाता तो आज नीलम यादव, आज निशा यादव हमारे बीच होती। मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो बच्ची है, इस बच्ची के साथ भी वही घटना हो, और मुझे डर है इस बात का कि यहां के प्रशासन, आलमगंज थाना प्रभारी उन आरोपियों से मिले हुए हैं, और कभी भी इस बहन की हत्या हो सकती है, कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। जिस तरह की स्थिति आप जाकर के देख सकते हैं, इनके घर पे पूरा रोड़ा पत्थर फेंका हुआ है। ये बच्चे अभी सुबह से निकले हुए थे एसपी साहब से मिलने के लिए, और सुबह से डर से अपने घर पे नहीं आई। आपने लाने का काम किया इन्हें। ये बच्ची हमको फोन की, ये बच्ची हमको फोन की कि भैया ऐसा ऐसा बात है, भैया आप जैसे आप समाज में लगे रहते हैं, सबको हेल्प करते हैं, भैया हम परेशान हैं। हम नहीं पहचान रहे थे, हम कहे बाबू कहाँ घर है आपका, सारा कुछ उन्होंने बताया। जाकर के मैं खुद में यहाँ पे आया। ये प्रशासन का काम है ना, ये सत्ता का काम है ना, सरकार का काम है ना? क्या यही सुशासन है? यही सुशासन है। सरकार तो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, और रास्ते चलते महिलाओं का बाल वीडियो में जैसा वायरल हो रहा है, हम लोग जैसा देख रहे हैं, और लड़कियों को मतलब कि गलत तरीके से पेश आना मतलब कहाँ तक सही है? आप इनसे पूछिए ना, इनसे भी कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, आप बताएं। बहन जी से सवाल रहेगा कि आखिर वो गुंडे हैं कौन और आप लोगों से चाहते क्या हैं? वो लोग चाहते हैं कि हम लोग को खत्म करने के लिए और जमीन हड़पने के लिए, जमीन हड़पने के लिए। और वो लोग को ये पसंद नहीं कि एक औरत और एक और लड़की आगे बढ़े। रास्ते चलते छेड़खानी करते हैं या नहीं करते हैं? छेड़खानी, कमेंटबाजी सब कुछ करते हैं, और मारने की धमकी देते हैं, और चाकू भी लिए रहते हैं। अभी आप संतोष रेणु जी कह रहे हैं कि इन्होंने, आपने इनको फोन किया और कह रही थी कि भैया मैं बाहर हूँ, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जान का खतरा है, क्योंकि वो हर समय धमकी देता रहता है। मेरे घर के सामने 3-4 लड़के लोग को लेके रखा रहता है, क्योंकि उसने अपने भाई का एक बार मर्डर कर चुका है, और उसके ऊपर कुछ नहीं होती, ना उसके बाप पे होती है ना उसके बेटे पे होती है। एक सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं सुबह से, जिसमें आप नजर आ रहे हैं, आपकी फैमिली के लोग आ रहे हैं, आपके साथ मारपीट हो रही है। सीसीटीवी फुटेज कब की है? क्या इसके बाद आपने कुछ एक्शन लेने के लिए थाने में भी गए, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया? हाँ, थाना में मैंने एफआईआर भी किया। थाना ने इतना कमज़ोर धारा लगाया, जो मैंने कोर्ट में पता किया, तो उसको बस, हाँ, उसको 1 मंथ का ही मतलब जेल हुआ। उसके बाद वो छूटकर फिर वही काम कर रहा है। उसको जो तगड़ा जो चीज़ वो किया, वो सज़ा ना मिलके उसको आसानी से छूट जा रहा है हर समय की तरह। जो सीसीटीवी फुटेज है वो कब की वायरल हो रही है? ये 2021 की है जो वायरल हो रही है। 22 में भी हुई थी, जो मैं पुणे में थी, जो मेरी मम्मी के साथ भी दुर्घटना हुई थी, जो मैं 1 महीने के लिए यहाँ आई थी।
जो मेरी मम्मी 3 महीने तक अपना नौकरी छोड़ के यहाँ घर में बंद थी और मैं भी यहाँ बंद थी। मैं बहुत बचा कर फिर पुणे के लिए ट्रेनिंग ली, नहीं तो मेरा ट्रेनिंग स्पॉइल हो जाता। अभी आपको घर से बाहर निकलने में क्या परेशानी आ रही है? नहीं निकल पा रही हूँ मैं। क्यों नहीं निकल? रोड पर छेक लेता है और तेज बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? वो जब हम लोग इधर से निकलते हैं कि इधर बगल वाले उसकी पूरा फैमिली औरत निकल जाती है मारने के लिए और ये सामने वाला पूरा निकल जाता है। मतलब जेंट्स लेडीज सभी लोग मिलकर हाँ, मारते हैं सभी आपको? सब कोई मिलके मारे। फर्स्ट बार जेंट्स और लेडी की इधर वाले किए थे, जो कि बहुत शर्मसार है, जो बयान नहीं किया जा सकता है। आलमगंज थाने वाले तो बोले, मैंने गुहार करते रह गए कि बगल में मेरा सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप मेरा प्रूफ लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए और उल्टा ही हम ही लोग को टॉर्चर करने लगे। आप नहीं लिए, जिसके एक चलते सरकारी कर्मचारी हैं, कहाँ पे पोस्टेड हैं, क्या करते हैं? NMCS में है और एक ग्रेड स्टाफ नर्स सुपरवाइजर। तो इन लोगों पे कार्रवाई आपने लगातार की कि मतलब कि कार्रवाई आपकी सुनी नहीं जा रही? कार्रवाई किए लेकिन सुना। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहेंगे कि हमको शांति से और इज्जत से जिंदगी व्यतीत करने दिया जाए, हम कैसे जी सकते हैं ऐसे में। अच्छा, जो फुटेज वायरल हो रही है CCTV कैमरा की, वो झड़प किस लिए हुई थी, क्या वजह थी उस झड़प? उस झड़प का तो कोई रीजन था नहीं, लेकिन उसका मन रहता है हर समय लड़ने का कि ऐसा कुछ करे, टॉर्चर करे, या तो खुद सुसाइड कर ले या हम उसको मार दें। उन लोग का मोटिव यही रहता है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हाँ, है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। आगे से उन्होंने आपका घर तोड़ दिया, फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ जाते हैं मारने के लिए। इसका नाम क्या है? नाम लगातार कांच तोड़ी गई आपके घर की, उनका नाम बता दीजिए जो आप। जो झोपड़ी में रहते हैं उसका बेजू सानी नाम है। बेजू सानी जी, उसका बेटा का नाम त्रिलोकी कुमार है। जो मेरे बगल के साइड में है उनका नाम संजय कुमार है और उसका बाप का नाम बद्रीनाथ है और पूरा परिवार है। मतलब दोनों मिलकर परिवार टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहा है। घर में घुस के मार देते हैं वो लोग। हाँ, घर में घुस के मारते पिछले हैं। एक सप्ताह से स्थिति कैसी है आपकी और आपके पूरे परिवार की? एक सप्ताह पे जो स्थिति ऐसा है कि एक डर बन चुका है, जो ना तो मैं खुलकर घर से बाहर निकल सकती हूँ ना अंदर आ सकती हूँ। मेरे खाना पर लाला पड़ चुका है, मैं बाहर से मंगवा के खा सकती हूँ और ना सब्जी लाने खाना भी छीन लिया है लोग। खाना भी छीन लिया। हाँ, एक दिन खाना उधर से जोमेटो वाला लेके आए तो ये लोग छीन रहा था, लेकिन छीन लेता। तो संतोष जी, इन सारी बातों को सुनकर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि कब तक आप इस तरीके से आते रहे, कब तक? क्योंकि ये 3 सालों से पीड़ित हैं, 3 सालों से परेशान हैं, खाने तक को इनकी परेशानी है। बाहर जाती हैं तो वापस नहीं आ पाती हैं और घर में रहती हैं तो बाहर नहीं निकल पाती। तो आप कब तक आते रहिएगा? अभी हम आज वेडनेसडे के तारीख था, ट्यूसडे 28 तारीख से हम छुट्टी में है, जो अभी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए कि उछेड़ करके मारने के लिए करता है, गाली गलौज करता है। उसका डर से ड्यूटी नहीं जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि 4 बार कर चुका है ना। मैं इन लोग के डर से मैं जा पा रही हूँ इंटरव्यू देने के, जो मेरा जॉब लगने को है एयर होस्टेस का। आपने एक और आरोप लगाया था कि हमारे साथ कुछ बदतमीजी भी किया है, जो कि क्या मामला है, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई तो वो हमेशा मतलब बोलता ही रहता है, मतलब गाली गलौज। मैंने आपके ऊपर तो उसका नियत सही नहीं है? नहीं है, वो नहीं है, नियत सही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोलो तो हंसेगा। मेरी मम्मी ने उसको टोंट मारा, या तो मेरी बेटी पागल या तो तुम पागल हो। उसके वही सुनकर तो उसने पत्थरबाजी करना शुरू करता, गाली गलौज करने लगता। 5-6 लड़के ले आते हैं, ये मेरे बगल वाले 20 लड़के ले आते, कहाँ से पता नहीं चलता है। संतोष जी, बिहार में खुलेआम ऐसे बेटियों को जो धमकाया जाता है और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? यही तो है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी का ये आप उदाहरण देख रहे हैं। बेटी बचाओ माने बेटी को घर में पैक कर दो, और बेटी पढ़ाओ मतलब यही कि ये पढ़ो कि डर क्या होता है, ये पढ़ो कि आतंक क्या होता है। यही यहाँ की सत्ता के द्वारा, यहाँ के शासन के द्वारा पूरा गिफ्ट किया जा रहा है बेटियों को। अच्छा, एक अकेली लड़की को मारने के लिए कोई 20 लड़के बुला रहा है, कोई 10 लड़के बुला रहा है, तो वो जो उन्होंने बेशर्मी की हद पार की है, उन मुजरिमों के लिए, उन दोषियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाबू, बहुत कम की संख्या में हो। तुम्हें लग रहा था ना कि इस बच्ची का कोई भाई नहीं है। औकात में रहो और कंट्रोल हो जाओ, ठीक है? ये पुलिस वाले ज़्यादा तुमको संरक्षण नहीं दे पाएंगे, समझे ना? अब लाखों में और करोड़ों में इस बच्ची का भाई है,
तुम्हें लग रहा था ना कि इन लोगों का कोई पुत्र नहीं है, तो अब लाखों और करोड़ों की संख्या में पुत्र है। कंट्रोल हो जाओ, और मर्डर करते हो कि हत्या करते हो कि डकैती करते हो कि अपहरण करते हो, कंट्रोल में बाबू। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। प्रशासन भी नहीं बचा पाएंगे और सरकार भी नहीं बचा पाएगी, बता दे रहे हैं। वो बार बार दलित में छूट भी जाता है। अच्छा, बार बार वो दलित में छूट जाता है। और अच्छा, नाबालिग में भी, नाबालिग में और दलित में। अच्छा, देखिए बच्ची का कहना है कि बार बार वो दलित, जो आरोपी जो है वो दलित समाज से है, बार बार वो दलित में और नाबालिग का बहाना लगा करके, उसका फायदा उठा करके कानून का छूट जाता है। और कुछ पॉलिटिशियन भी सपोर्टेड है उसमें। बीजेपी का वो कार्यकर्ता है बगल वाले। अच्छा, बीजेपी वाले हैं। हाँ, कार्यकर्ता है। ये देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता महोदय हैं जो इन आरोपियों को बचाते हैं और इसका मन बढ़ाते हैं। बेटियों का अभियान भी चला। हमने तो ये भी नहीं पूछा है कि ये बच्ची किस समाज से है, यादव समाज से है या किस समाज से है। क्योंकि कल हमको पता आप चला किस समाज से हैं? मैं तो कुम्हार पंडित हूँ। कुम्हार पंडित हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे जाति पूछा बाबू? जी नहीं। कभी? जी नहीं। जैसे ही इन्होंने फोन किया कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं कहा ठीक है बाबू, मैं आ रहा हूँ। आप जो हम पे जो आरोप लगाते हैं कि जातिवाद करते हैं, अरे भैया जातिवाद नहीं करते हैं। दादा श्री कृष्ण के खून से आते हैं और उनके नियम और सिद्धांत पे चलते हैं। अगर एक बच्ची को सहारा देना, एक बहन को न्याय दिलाना अगर मेरे लिए अपराध साबित करता है, लोग जातिवादी कहता है, तो हाँ मैं जातिवादी हूं और मैं ऐसा करता रहूंगा। और मैं पुनः में बोल दे रहा हूं, यहां के थाना प्रभारी महोदय, आपने जो वर्जन बोला है मैं आपको भी बोल दे रहा हूं। मैं बहुत सम्मान करता हूं वर्दी का, और मुझे भी कभी शौक था कि मेरे बदन पे हिंदुस्तान की सेना का वर्दी चढ़े, लेकिन वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका। आपको प्राप्त हुआ, लेकिन आप उस वर्दी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उस वर्दी को खिलौना बना करके, उसका खाल पहन करके वर्दी का आप सियार और राक्षस बन चुके हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अगर जिस तरीके से आपने शब्द बोला है ना, मुझे आपने बोला ना शब्द कि प्राइवेट नंबर पे आपने कॉल कैसे किया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं थाना प्रभारी महोदय कि वो प्राइवेट नंबर आपने इस बच्ची को कैसे दिया? क्या समझ लिया था आपने इस बच्ची को? क्या समझा था जिसको आपने इस बच्ची को प्राइवेट नंबर दिया तभी तो मुझे मिला। तो मैं जब प्राइवेट नंबर पे कॉल करता हूं तो आपको तकलीफ होता है, शर्म आता है आपको, और आप इस बच्ची को जब प्राइवेट नंबर देते हैं तो बड़ा मजा आता होगा, बात करती होगी तब बड़ा मजा आता होगा ना। मैं कहना चाहता हूं शासन प्रशासन, यहाँ के एसपी महोदय से, डीजीपी महोदय से, डीआईजी महोदय से, उस थाना प्रभारी को अति शीघ्र निलंबित किया जाए यहाँ से, और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसे थाना प्रभारी रूपी राक्षस जब तक इस समाज में रहेंगे, जब तक इस देश में रहेंगे, बच्चियां रोती रहेगी, कराहती रहेगी और बच्चियों का गला घूंटता जाता रहेगा। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता जिनका नाम है, उनका नाम क्या है जरा बता। संजय कुमार। हाँ, संजय। अच्छा संतोष जी, अभी जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तब तक ये सेफ है, और यहाँ से जाने के बाद अगर फिर इन पे हमला हो या फिर कोई मुजरिम घुस जाए इनके घर में, तो आप मैं पहला केस करूंगा थाना प्रभारी महोदय पे। अगर इस बच्ची पे अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो इस घटना के जिम्मेवार सबसे पहले थाना प्रभारी महोदय होंगे। यहां बगल में थाना है, बगल में थाना है। मुश्किल से कितना दूर होगा बाबू? 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर की दूरी पे? नहीं, आधा किलोमीटर। 500 मीटर। 500 मीटर या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बस इतना ही दूरी पे थाना है। ये बच्ची पिछले 3 साल से परेशान है, और 3 साल से परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। 5 दिन पहले आए तो थाने वाले कहते हैं हम ही दोनों को पकड़ के ले जाएंगे। वाह रे वाह। बात के लिए ले जाएंगे भाई, वो हमको समझ में नहीं है, तो हम अपने गेट लगा लिया और घर में चली आई। अभी थाना प्रभारी महोदय हमको क्या बोले? और बताना चाहते हैं बाबू, अगर इसके बाद हमको इंसाफ नहीं मिला तो तीनों प्राणी हम सुसाइड कर लेंगे, सरकार को दे देंगे। अरे नहीं, आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? अगर इस बार इंसाफ नहीं मिला, अरे रोइए मत, हम सब आपके साथ। अरे हम भाई हैं भाई। अरे नहीं, आप ऐसा आप कह समझे, आप ऐसा कह समझे? रोइए नहीं। क्योंकि अपना काम भाई कहा ना आपने मुझे, तो मैं भाई हूँ,
मैं भाई हूँ, सावन का महीना आने वाला है, रक्षाबंधन के दिन मैं पुनः आऊंगा और राखी बंधवाऊंगा आपके हाथ से। और आप जैसी बच्चियां ही आसमान में उड़ती हैं, एयर होस्टेस की तैयारी कर रही है बच्ची। थाना प्रभारी महोदय, आपके घर में भी बेटी होगी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी बेटी, आपकी बहन अगर इस तरह से कल्पेगी, क्या आपकी माँ अगर इस तरह से कल्पेगी, क्या आपके पिताजी इस तरीके से कल्पेंगे? देखिए, ये दिव्यांग है फिर भी रो रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। शर्म नहीं आता आपको थाना प्रभारी महोदय? और आप हमको बोलते हैं कि थाना में आइए। मैं आ रहा हूं थाना में, और इन सभी लोगों को लेकर के आ रहा हूं। आपको जो उखाड़ना होगा ना, संतोष रेणु यादव का उखाड़ लीजिएगा, अगर गोली मारना होगा मार दीजिएगा। एक बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर मेरी मौत भी हो जाती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा और ये मेरा स्वाभिमान होगा। मैं आ रहा हूँ आलमगंज थाना में, देखता हूँ आप कितने आप आरोपी को बचा पाते हैं। क्योंकि हम लोग का प्रतिष्ठा नहीं बच रहा। नहीं मैं आ रहा हूँ। और आप सब जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं आप सबको कोटि कोटि में धन्यवाद मैं बोलता हूँ हाथ जोड़ करके, कि आप सबके वजह से कहीं ना कहीं ये आवाज हम तक पहुंची। आप सबके वजह से कहीं ना कहीं एक बेटी, एक माँ, एक पिता की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो मुझे पूर्ण विश्वास था, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से इंसाफ नहीं मिला एक आध महीना में तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। बताइए, सुसाइड करने के बाद यही थाना प्रभारी आएगा, यही लोग आएगा और बोलेगा कि आरोपी कहां गया? अरे मर्दे, आरोपी को तुम बचाते हो और तुम पूछते हो आरोपी कहां गया। ये जो संजय कुमार, जो बीजेपी के जो नेता है, आप बताइए कि ये बीजेपी के नेता क्या इसी दिन को देखने के लिए बीजेपी को पार्टी में लाया गया था, सत्ता में लाया गया था? मैं बीजेपी कार्यालय में जाऊंगा, संजय कुमार के खिलाफ मैं मुकदमा करूंगा, क्योंकि एक बहन की सवाल है, एक बेटी की सवाल है। ऐसा नहीं कि हमारी जाति की है, लेकिन एक समाज की बहन है, और समाज की बहन है तो हमारी बहन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबों का।